चलो भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मोस्टली मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। हेडिंग बना लो। एंड किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। किसी को नहीं पढ़ना वो बाहर जा सकता है, पर जिसको पढ़ना है वो ध्यान से सुन लेना इसको। डिफरेंशिएशन तो मैथ्स में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीजें आती हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो एकदम रिवर्स चीजें, ऑपोजिट चीजें हैं। कि अगर मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है ए, अगर उसको डिफरेंशिएट करने से मुझे बी मिलता है तो बी को वापस इंटीग्रेट करने से मुझे ए मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन अभी के लिए ऐसा समझ के चलो कि एक फंक्शन है, एक मैथ का एक फंक्शन है। जैसे साइन एक्स क्या है? एक फंक्शन है। साइन इज अ फंक्शन, कॉस इज अ फंक्शन, टैन इज अ फंक्शन। शायद तुम लोगों ने, अगर किसी ने लॉगरिथम सुना होगा तो लॉग इज अ फंक्शन, राइट। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो एक फंक्शन है जिसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। तुमको ना अभी 10 मिनट के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा चीजें, फिर एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स तुमको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। थोड़ी 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 अभी डाउट्स आते जाएंगे, बट 10 मिनट तक काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस सुनते जाना। dy बाय dx, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है डिफरेंशिएशन को लिखने का। या इसी को तुम थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो, d बाय dx ऑफ y। d बाय dx ऑफ y। इसको रीड कैसे किया करेंगे? इसको हम लोग रीड करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कि x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है। मतलब इसको हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कि कोई क्वांटिटी जो चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, कितनी तेजी से चेंज हो रही है या कितनी स्लोली चेंज हो रही है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको यहां पे बोलता हूं कि मेरे पास ना ये क्वांटिटी थी कि एट x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो y की वैल्यू थी लेट से जीरो, ठीक है जी। ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया, x जीरो पे y जीरो था। थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 के होने पे y हमारा 5 हो गया, x 2 होने पे मान लेते हैं कि y 20 हो गया। तो दो सिचुएशंस हुई हैं यहां पे। एक बार तो हम लोग यहां से यहां पे गए, फिर हम लोग यहां से यहां चले गए। चेंज तो यहां पे भी आया, चेंज यहां पे भी आया। y की अगर मैं बात करता हूं, y यहां से यहां जाने पे कितना चेंज आया? 5 का। लेकिन y का यहां से यहां जाने में कितना चेंज आया? 15 का। सही है। चेंज दोनों केसेस में आया, लेकिन किसमें ज्यादा चेंज आया? सेकंड केस में। हमको ये जो क्वांटिटी है ना, ये सिर्फ चेंज नहीं बताएगी, ये रेट ऑफ चेंज भी बताएगी, कितनी तेजी से कोई क्वांटिटी चेंज हुई है। कि x के सेम चेंज होने से इसमें y में ज्यादा चेंज आ गया, मतलब y ज्यादा तेजी से चेंज हुआ है यहां पे। क्या ये बात समझ में आ रही है कि y हैज चेंज्ड मच मोर क्विकली, मच मोर फास्टर इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस केस, ठीक है। अगर इसी चीज को थोड़ा बेटर टाइम के हिसाब से समझना चाहते हैं तो हम टाइम के हिसाब से बात कर लेते हैं। लेट्स मी जस्ट मेक इट टाइम, तो टाइम तुमको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा शायद। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास यहां पे टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 1, टाइम इज इक्वल टू, और ये y को डिस्टेंसेस मान के चल लो, ठीक है। ये y को डिस्टेंसेस मान के चल लेते हैं। मैं इरेज कर देता हूं। मान लो ये मेरी पोजीशंस है, मैं इसको s से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि मेरा पहले मेरी जो पोजीशन थी टाइम 0 के ऊपर, मैं 0 पे था। फिर मैं 1 सेकंड के बाद कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया? 5 किलोमीटर, किलोमीटर में मान लो कि 5 पे पहुंच गया मैं। एंड 2 सेकंड होने पे मैं कहां पहुंच गया हूं? 20 के ऊपर पहुंच चुका हूं। मतलब पहले मैंने 5 की डिस्प्लेसमेंट ली, उसके बाद मैंने 15 की डिस्प्लेसमेंट ली। सेम टाइम के अंदर मैंने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ले ली इन द सेकंड केस। मतलब मेरा रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है यहां पे।
या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरी स्पीड इस केस में ज्यादा है। एक आगे भी मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू 10 के ऊपर मैं पहुंच गया हूं लेट से 40 के ऊपर, ठीक है जी। अब मेरी क्वांटिटी, अब यहां से मैं यहां पहुंच चुका हूं। मेरे पास तीन केसेस हैं। एक केस में मेरा ये चेंज हुआ, फिर मेरा यहां से यहां चेंज हुआ, फिर मेरा यहां से यहां चेंज हुआ। इसमें मेरा एस में कितना चेंज आया, मेरा कितना चेंज आया मेरा एस में 5। इसमें मेरा एस में कितना चेंज आया 15। इसमें मेरा एस में चेंज कितना आया 20। मेरा सबसे ज्यादा चेंज कौन से केस में आया, मेरा थर्ड केस में। बट सबसे ज्यादा तेजी से चेंज किस में आया है ये बताना मुझे, सेकंड में। सबको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? बिकॉज यहां पे जो चेंज हुआ ना, मैं बोलूंगा कि मेरा 5 का चेंज आया 1 सेकंड के अंदर अंदर, यहां मेरा 15 का चेंज आया 1 सेकंड के अंदर, यहां मेरा जो 20 का चेंज कितने सेकंड्स में आया है 8 सेकंड्स में आया है। तो अगर मैं सिर्फ चेंज की बात करता, मैं बोलता केस 3 में मेरा सबसे ज्यादा चेंज आया। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूंगा, किसमें सबसे ज्यादा आया मेरा सेकंड केस में, 15/1, यहां पे 20/8 की 20 का चेंज तो ज्यादा आ गया, पर वो चेंज होने में टाइम भी तो देखो कितना ज्यादा लग गया। इन सिंपल वर्ड्स में तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरी डिफरेंशिएशन है ना, वो रेट ऑफ चेंज बताती है। कि अगर मैं इन तीनों क्वांटिटीज को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, लेट्स से दिस इज ds/dt। अब इसको मतलब समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ साथ मेरा s कैसे चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया? इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से ds/dt इन द फर्स्ट केस, इसको बोल देते हैं ds/dt इन द सेकेंड केस, इसको बोल देते हैं ds/dt इन द थर्ड केस। विच इज द मैक्सिमम? ds/dt इन द सेकेंड केस, ये मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। समझ में आया सबको? तो हमारे पास ये जो dy/dx है, तो अगर मेरे पास x के रिस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है, मान लो मैंने यहाँ x लिखा यहाँ y लिखा, मतलब मेरा x के साथ y चेंज हो रहा है। टाइम के साथ अगर मेरा y चेंज हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा dy/dt। टाइम के साथ मेरा x चेंज हो रहा है तो मैं बोलूंगा dx/dt। बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, दैट इज चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू द डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी। ये d और d जस्ट बस साथ के फंक्शन ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तुम बोलोगे सर dd क्या है? दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंट, कि अगर मैं बोलता हूं dy/dx, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर हो गया सबको? अगर मैं यहां पे लिखता हूं dy/dt, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ y wrt, सॉरी t wrt टाइम, टाइम के हिसाब से y कैसे चेंज हो रहा है। मैं लिखता हूं dx/dt, मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमको रेट ऑफ चेंज बताता है, सही है। इसी का अगर मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए इसका एक ग्राफ प्लॉट करके सीखते हैं कुछ। यहां से मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, मैं बस इसको स्मॉल कर रहा हूं। इतना दिख जाएगा सबको? विजिबल है? चलो इसका ना एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो तो लेट्स से हम लोग जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस पे बना देते हैं, और जो हमारी डिस एस था उसको हम लोग वाई पे बना देते हैं, ठीक है जी। तो हमको कितने टाइम तक जाना है? 10 तक जाना है। तो थोड़े छोटे छोटे मार्किंग बना देते हैं। लेट्स से ये t इज इक्वल टू 1 है, एक आइडिया सा बनाऊंगा, ठीक है, रफली एक आइडिया। t इज इक्वल टू अगर ये 1 है
थोड़ा और पास कर देते हैं, लेट्स से 1 है तो t इज इक्वल टू 0 भी चाहिए, 1 चाहिए और 2 भी दिखाना है, तो 2 यहां बना देते हैं, ठीक है जी। और मुझे सीधा फिर उसको 10 बनाया था मैंने यहाँ पे, तो मैं 10 को थोड़ा सा आगे करके दिखा देता हूं, अब पता नहीं कितना अच्छा बना होगा, बट दिस इज फॉर मी 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 10, ठीक है। अप्रोक्सीमेट से हमने कुछ बना दिया। अब अगर मैं एट 0 टाइम पे मैं कहां पे बैठा हूं, 0 के ऊपर, तो ये पॉइंट मेरा यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है जी। एट t इज इक्वल टू 1 पे मैं कहां पे हूं, 5 के ऊपर, मान लेते हैं ये मेरे लिए 5 है, अलग स्केल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है, ये 10 बोल देते हैं, 15 20 25 बनेगा नहीं ना वहां तक, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, अरे यार पहले तो तू हट, मुझे इतनी बड़ी वैल्यू लेनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, इसको दिखा लेते हैं कुछ ना कुछ करके। मान लो ये 5 है, 10 15 20 25 30 35 40 लगभग लगभग सा एक स्केल बन चुका है मेरे पास। ये 5 हो गया, मुझे और क्या दिखाना है, 20 दिखाना है और फिर मुझे 40 दिखाना है, ठीक है। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले मेरा पॉइंट आ गया 0,0, 1 के ऊपर मैं कहां पहुंच चुका हूं, 5 के ऊपर, 2 के ऊपर मैं कहां पहुंच चुका हूं, 20 के ऊपर, राइट। एंड उसके बाद मैं 10 के ऊपर कहां पहुंच चुका हूं, 40 के ऊपर, लगभग लगभग यहां। अब इसको ग्राफ को ज्वाइन कर देते हैं, अब देखते हैं हमको क्या समझ में आता है इसको देख के। यहां से यहां, ठीक है, फिर उसके बाद यहां, फिर उसके बाद यहां, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना है। क्या अगर मैं तुमको ऐसे कैलकुलेट ना करने की बजाय सिंपली मैं तुमको इतनी सी चीज का अगर मैं एक ग्राफ बना के दे देता, सिंपली मैं तुमको इसका एक ग्राफ प्लॉट करके दे देता, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ ग्राफ को देख के भी बता सकते थे कि सेकंड केस में मेरा सबसे ज्यादा चेंज आएगा, सबसे ज्यादा तेजी से चेंज आएगा? कैसे? हैं जी, एंगल से देख सकते थे, समझ में आ रहा है सबको? एंगल से देख सकते थे। किसका एंगल? वो लाइन का एंगल किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं देखूं ये वाला तो इतना, ये लास्ट वाली लाइन तो इतना एंगल बना रही है, ये वाली लाइन इतना एंगल बना रही है सबसे ज्यादा, और ये वाला इतना एंगल बना रही है, पता नहीं फर्स्ट और थर्ड में से कोई ना कोई ज्यादा होगा। आई थिंक फर्स्ट वाला एंगल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इस ये वाला एंगल थोड़ा, ये बेसिकली स्लांट देखना है हमको। इस वर्ड, हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्टीप, ये ज्यादा स्टीप होती है शायद जब तुम माउंटेन, अगर पहाड़ों में घूमने जाते हैं, बोलते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा स्टीप है माउंटेन, यूज की देखा होगा तुम लोगों ने ना कि बहुत स्टीप है माउंटेन, चढ़ाई चढ़ने जाते हैं, बहुत स्टीप है चढ़ाई, वैष्णो देवी की चढ़ाई जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, जैसे मैं हेमकुंड साहब की अभी जाके आया हूं लास्ट ईयर, ठीक है, तो उसकी चढ़ाई बहुत स्टीप है, मतलब मुश्किल है वो वाला ट्रैक, तो मोर इज द एंगल मेड विद द लाइन, द मोर इज द स्टीपनेस, ठीक है। और एक वर्ड हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, शायद तुम 10th क्लास में एक वर्ड यूज करके आए होगे स्ट्रेट लाइन में, स्लोप ऑफ द लाइन। डिड यू यूज दिस वर्ड स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली यही चीज बताता है कि कौन सी लाइन ज्यादा या कम एंगल के ऊपर है। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ एनी लाइन ऑफ अ लाइन is given by tan theta, where theta is the angle made with the x axis। कि अगर मैंने तुमको बताया कि लाइन है ये ना x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है, मैं पूछूं इस लाइन की स्लोप कितनी है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? 1 tan 45। मैंने एंगल बढ़ा दिया, कर दिया 60 डिग्री, तुमसे पूछू कितनी स्लोप है इसकी? tan 60, दैट इज √3। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा भी बढ़ता है। tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ेगा।
तो जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे tan थीटा बढ़ता जाएगा और आई कैन से स्लोप बढ़ती जाएगी। समझ में आया? क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? सो मोर इज द स्लोप, मोर इज द tan थीटा। ओके, क्योंकि स्लोप इज tan थीटा। मोर इज द स्लोप, आखिर में मोर इज द स्लोप, मोर इज द रेट ऑफ चेंज। समझ में आया? तीनों ग्राफ्स को देख के आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा? भले ही इसमें ज्यादा डिस्टेंस, भले ही ये ज्यादा ऊपर गया, अगर मैं तुमसे बोलूंगा ये ज्यादा ऊपर गया कि ये ज्यादा ऊपर गया, वो ज्यादा ऊपर गया, दिखा हमको ज्यादा डिफरेंस आया उसके अंदर, पर वो डिफरेंस आने के लिए टाइम तो देखो कितना लग गया, इसलिए वो ग्राफ का ना थोड़ा नीचे की तरफ स्लांट रहेगा। तो जो ग्राफ ज्यादा एंगल बना रहा होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी और उसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, या इन शॉर्ट जो मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूं ना, ये tan थीटा स्लोप, इसी को ही हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स। जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो क्या देती है? वो स्लोप देती है। तो आज हमने क्या स्टार्ट किया? एक डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक, जिसमें हमने देखा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। और अगर तुम्हें चेक करना है कब रेट ऑफ चेंज ज्यादा हुआ, मैंने बोला क्या चेक कर लो? कौन सा स्लोप ज्यादा है, दैट इज tan थीटा ज्यादा है। एक्चुअली स्लोप ही क्या देता है, कौन देता है? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप, वेयर स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, सारे बराबर होते हैं। समझ आया? तो अगर मैं तुमको कभी भी बोलता हूं कि मेरे पास एक 45 डिग्री की एक लाइन है, बताओ इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर यहां y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, dy बाई डी एक्स कितना है? तो देना 1। अगर इधर y है इधर t है, तो dy बाई डी कितना है? 1। हमेशा y एक्सिस वाला ऊपर लगेगा, x एक्सिस वाला नीचे लगेगा। सबको समझ में आया? एंड लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल। देखो ये जो मेरे पास क्वांटिटी आई है, मैं तुमको बोलता हूं ये tan थीटा निकालना है तुमको, इसका मतलब tan थीटा का मतलब क्या होता है? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, यही तो होता है ना tan थीटा का मतलब। और ये लेंथ है क्या है? चेंज। चेंज किसमें? कि 20 से 40 पे पहुंच गया, दिस इज व्हाट 40 माइनस 20। एंड ये कहां से आया मेरे पास? 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, और यही तो आ गया वो 20/8 जो मैं यहां पे लिख के बैठा। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज जो बताता है, वो कौन बताता है? tan थीटा। और tan थीटा को क्या ना बोलते हैं हम लोग मैथ्स में? स्लोप। सबको ये बात समझ में आ गई है? किसी को यहां पे कुछ भी पूछना है अभी तक? अभी तक वाली चीज में कुछ भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, या आगे बढ़ते हैं थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। क्या ये काम करो, इतना सा नोट कर लो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई x में तो चेंज आया ही नहीं, y में चेंज आ गया। समझ रहे हो? तुम एक तरह से ऐसे सोचो, मैं तुमको अगर बोलता हूं 2 मिनट के लिए ऐसे समझो, ठीक है, कि मैं ना अभी बठिंडा में हूं, ठीक है, सही 11 बज के मैं बठिंडा में हूं, और सही 11 बज के मैं बरनाला में हूं। इसका क्या मतलब हुआ? मैं तुमको बोल रहा हूं कि मैं 11 बजे बठिंडा से निकला और 11 बजे बरनाला पहुंच गया। व्हाट डज दिस मीन? कि टाइम नहीं चेंज हुआ, मैं वहां पहुंच गया। पर अरे यार मतलब जस्ट थोड़ा फील, क्लास की फील के साथ चलो थोड़ा, समझो क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं 11 बजे 11 AM सेम डे, एक पर्टिकुलर डेट, सेम मंथ एंड मतलब सेम टाइम के ऊपर मैं 11 बजे बठिंडा हूं, 11 बजे मैं बरनाला पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ? कि टाइम तो चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज हो गया हमारा। तो मतलब मेरा ग्राफ ऐसा है, या एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि मेरी स्पीड इनफाइनाइट है। इतनी ज्यादा स्पीड है ना मेरी कि मुझे ये 50-60 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम नहीं लगता, मैं इन्फिनाइट स्पीड से जाता हूं। समझा? कि मेरी स्पीड इन्फिनाइट है, मेरा डिस्टेंस कवर करने का रेट इन्फिनाइट है, और वही चीज तुमको स्लोप से दिख जाएगी। तुम्हारा ग्राफ ऐसा बन जाएगा कि 11 बजे तुम बठिंडा हो, 11 बजे तुम बरनाला पहुंचे हो, इन्फिनाइट। तो tan थीटा कितना आ गया? इन्फिनाइट। एंड लॉजिकली वो tan थीटा क्या बता रहा है? स्लोप। और स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, या इस केस में जब डिस्टेंस टाइम की बात करोगे, और वो होता है वेलोसिटी, दैट इज स्पीड। तुम्हारी स्पीड इन्फिनाइट है। आर यू अंडरस्टैंड? नोट कर लो भाई।
थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना। फिर अगर मैंने लास्ट में 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए फिर मुझे मत कहना। और आज मैं लेना अफोर्ड भी कर सकता हूँ बिकॉज दूसरी क्लास में टेस्ट है। ठीक है, मैं चाहे आधा घंटा और लगा लूँ, मुझे आज फर्क नहीं पड़ता। कितनी नींद आ रही है ना, एकदम यून। चलो आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? बढ़ा लूं अगले पेज? चलो भाई, तो मुझे ये समझ में आ गया, इधर देखो। तो मुझे इतनी तो चीज समझ में आ गई कि अगर मेरे पास ये y वर्सेस x का ग्राफ है, मुझे किसी ने कहा कि जी आपके पास ना ये एक लाइन है जो कि लेट्स से 60 डिग्री बना रही है एक्सिस के साथ। ठीक है, बताओ इस लाइन का dy बाई डी एक्स कितना है? दैट इज सिंपली इक्वल टू √3। ठीक है, क्योंकि ये लाइन मेरा 60 डिग्री एंगल बना रही है। तुम बोलोगे देखो, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट पे निकाल लूं, देखो dy बाई डी एक्स अगर किसी ने बोला कि यहां पे निकालो तो भी तुम्हारा एंगल इतना ही रहेगा। मैं पूछूं dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालूं तो भी एंगल उतना ही रहेगा। dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालूं तो भी तुम्हारा एंगल इतना ही रहेगा, विच इज ऑल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बट अब इस चीज को समझो, अगर ग्राफ मेरा ऐसा ना होके अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा हो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो, एक कर्व है, पैराबोला है सपोज। मैं तुमसे पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, लेट्स से एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो तुम यही बोलोगे कि सर ये जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, कौन एंगल बना रहा है? यहां पे हम बात करते हैं टेंजेंट की। ठीक है जी, कि अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाता हूं, टेंजेंट ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? ये टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है, अगर ये एंगल θ1 है सपोज, तो आई वुड से कि dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, दैट इज dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू x1, या फिर सिंपल एट तो लिख देता हूं, एट x1 इज इक्वल टू tan θ1। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? मैं यही सवाल तुमसे पूछूं कि यहां पे dy बाई डी एक्स कितना है, यहां पे रेट ऑफ चेंज कितना है, तो क्या जवाब दोगे? कि सर यहां पे फिर से आप टेंजेंट बना लो, ये एंगल जो θ2 है, अगर तुमसे पूछा जाए कि एट x2 पे जाके, मतलब dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू x2 पे जाके कितना आ जाएगा? tan θ। कौन ज्यादा है तुम्हारे हिसाब से, tan θ1 या tan θ2? tan θ2। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि देखो पहले तो ग्राफ हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, फिर एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ गया, मतलब हमारा ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर जाने लग गया। पहले तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा था, पहले तो y देखो ना, y पहले धीरे से ऊपर जा रहा था, फिर बहुत तेजी से ऊपर जाने लग गया। मतलब थोड़ी देर बाद ना x, शुरू में तो x के इतने चेंज आने पे सिर्फ x इतना सा गया, लेकिन बाद में x के इतना चेंज होने से इतना इतना चेंज आने लग गया, बड़ा बड़ा चेंज आने लग गया हमारा उसके अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि मेरा जो रेट ऑफ चेंज है ना, बाद में जाके बढ़ने लग गया। तो जब हमारे पास कर्व होता है तो हमारा रेट ऑफ चेंज हमारा चेंज होने लग जाएगा। यहां पे रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है बिकॉज यहां पे जो थीटा है वो कांस्टेंट थीटा से ऊपर जाती है, स्ट्रेट लाइन है, जैसे यूनिफॉर्मली तुम्हारा बढ़ते जा रही है क्वांटिटी, मतलब एट एवरी पॉइंट तुम्हारा डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पर अगर तुम्हारा कर्व हो जाएगा ऐसे,
तो बाद में जाके तुम्हारा रेट ऑफ चेंज बढ़ने लग जाएगा, जिसका मतलब ये क्लियरली ये हो जाएगा कि अगर मैं यहां पे ले रहा हूं पॉइंट कि एक तो मैं यहां पे ले रहा हूं दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ और दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ में तुम खुद ही बता दो, खुद सोचो, यहां पे इतना बड़ा चेंज आने पे छोटा सा चेंज आया, यहां पे थोड़े से चेंज में ज्यादा चेंज आने लग गया, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है ना वो मेरा इंक्रीज होते जा रहा है। और अगर यही पैराबोला, सपोज यही पैराबोला ऐसे ना होके ऐसे होता, तो आई थिंक ये भी सबको समझ में आ रहा है कि पहले तो तेजी से ऊपर जा रहे थे, फिर स्लो हो गए, फिर स्लोली ऊपर जा रहे हो उसके बाद। तो मतलब यहां हमारी डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रही है और यहां हमारी डिफरेंशिएशन इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां हमारा रेट ऑफ चेंज बढ़ते जा रहा है इस पर्टिकुलर केस। सबको समझ में आया? तो इन शॉर्ट मैंने जब यहां पे लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन, बेटर मुझे यहां पे कंप्लीट क्या लिखना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ, या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इतना भी लिख सकते हो, टू द ग्राफ एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। समझ में आया? अगर स्ट्रेट लाइन है तो वही टेंजेंट रहेगी, एक स्ट्रेट, मैं तुमको बोलूंगा स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, स्ट्रेट लाइन इज इटसेल्फ द टेंजेंट, यहां पे इटसेल्फ द टेंजेंट, यहां पे इटसेल्फ द टेंजेंट, बट कर्व के लिए हमारी टेंजेंट अलग 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 होती जाएगी। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व ऐसे, तो टेंजेंट मेरी मोर एंड मोर स्टीप होती जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। कर्व होता क्या है, अगर मैं तुमको पूछूं कि कर्व होता क्या है, अगर मैं तुम्हारे सामने एक कर्व बना रहा हूं यहां पे, व्हाट इज द कर्व, तुम कर्व को ऐसा बोल सकते हो, कर्व इज सिंपली a collection of small infinite lines. Are you understanding what I'm trying to say? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व है क्या, ये कर्व एक ना, अगर मैं तुमको कुछ लाइनें बना के देता हूं, 1 2 3 4, तो कर्व यहां पे मैंने 4 लाइनें बनाई हैं, अगर यही 4 की मैं 50 कर दूं लाइनें, छोटी छोटी लाइनें, तो स्मूथ बन जाएगी कर्व। तो जितने ज्यादा छोटी छोटी लाइनें होंगी उतनी ज्यादा स्मूदर कर्व है। बेसिकली ये कर्व इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट लाइंस, जो कि मेरी जिनकी थोड़ी 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 करके जिनका एंगल बढ़ते जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं इसको छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड कर दूं, छोटे 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 लाइंस में, ये एवरी सिंगल लाइन जो यहां पे है ना, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, इनकी ये छोटी छोटी लाइंस मोर एंड मोर क्या होती जा रही हैं, स्टीपर होते जा रही हैं, स्टीपर होते जा रही हैं, स्टीपर होते जा रही हैं। मतलब रेट क्या है हमारा, बढ़ते जा रहा है, चढ़ाई बढ़ते जा रही है। यहां चढ़ाई क्या है, कांस्टेंट चढ़ाई है। बंदा जाएगा, क्या उसको चढ़ाई ज्यादा फील होगी? नहीं, वो सेम चढ़ाई से ऊपर चलते जाएगा। लेकिन खुद देखो, यहां से वो चढ़ना स्टार्ट करेगा, शुरू में थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, यहां जाके उसकी हालत खराब हो जाएगी, यहां जाके उसकी हालत खराब हो जाएगी, अब उसके लिए चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पे जैसा शुरू में था वही आखिर में था, वहां पे चढ़ाई की दिक्कत, हाँ, लेकिन उतरते हुए बड़ा मजा आएगा इसको, है ना, स्लाइड करके आराम से। तो ऐसा बोल लो कि वो लाइन सबसे ज्यादा स्टीप होती है जहां उतरने में मजा आएगा अपने को, ठीक है जी, जहां झूला झूला झूलने में मजा आएगा। अब देखो, यहां पे झूला झूल के आ रहे हो तुम, लेट के आ रहे हो ऐसे मस्त, युजवेंद्र चहल की तरह ऐसे लेट के आ रहे हो मस्त अपना पोज में, ठीक है, यहां ज्यादा मजा आएगा कि यहां झूला झूल के आने में मजा आएगा? मजा तो देखो ऊपर ही आएगा, कुछ भी कह लो, मजा तो ऊपर आएगा। तो उस ग्राफ के, अब पिछले वाले की बात करते हैं, कहां मजा ज्यादा आएगा? नहीं नहीं, इसमें मजा आएगा कि इसमें ज्यादा झूलने में मजा आने वाला है, ये इसमें। तो जिसमें मजा ज्यादा आएगा उसकी डिफरेंशिएशन ज्यादा होती है, ऐसे याद करो, ठीक है। इसमें भी ठीक है, चलो इतना बुरा नहीं है इसमें, पर इसमें बड़ा मजा आएगा, है जी, क्या ठीक, समझ में आ गया सबको? सो स्लोप को बस हम मजे के हिसाब समझेंगे, जहां ज्यादा मजा आएगा वहां स्लोप हमारी ज्यादा है, ठीक है, ऐसे बना लिया करो, एक बंदा वहां पे देख लिया करो कहां अच्छा लग रहा है, डन है, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया।
कि बेसिकली स्लोप हमको जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स है या dy बाई डी टी या dx बाई डी टी वट एवर इट इज, ऑब्वियसली वाई एक्स जो न्यूमरेटर है वो वाई एक्सिस पे, डिनोमिनेटर है वो एक्स एक्सिस पे, जो रेट ऑफ चेंज है वो हमको बताता है स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा और सिंपली रेट ऑफ चेंज। हाँ जी, जैसे आपने एक उल्टा पैराबोला बनाया था वहां पे, तो फिर उसकी जो टेंजेंट है वो y के मान बनेगी, वो भी x के मान टेंजेंट जैसा मर्जी हो ग्राफ, मैंने एक ग्राफ बना दिया, ऐसा वाला पैराबोला बना दिया, अगेन टेंजेंट तो ऐसे ही बनेगी, ये टेंजेंट है ये टेंजेंट। अब तुम देखो यहां पे टेंजेंट ना डाई आउट होते जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब एंगल कम होते जा रहे हैं, तो मतलब हमारा रेट क्या है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ऑब्वियसली एंगल तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है। फिर केस तो उल्टा बन गया ना कि वहां पे ऊपर जाके जैसे ज्यादा बन रहा है, हाँ तो यहाँ पे नीचे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज घटते जा रहा है, यहाँ रेट ऑफ चेंज बढ़ते जा रहा है। सबको यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब क्या जरूरत पड़ गई आज ये सब पढ़ने की। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ये चीज समझाता हूं तुम लोग को, ठीक है। हम अचीव क्या कर पाएंगे ये सब पढ़ के, हम लोग किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। दिस इज आवर मेन टास्क की मैं क्यों सिखा रहा हूं तुमको ये चीज जो है। तो मतलब मैं तुमको बोलता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, क्या क्या शेप है ये? पैराबोला, पढ़े हुए हो सब पैराबोला। कैसा पैराबोला, अपवर्ड के डाउनवर्ड? अपवर्ड। ऐसे धीरे से क्यों बोल रहे हो? पैराबोला कट था। चलो भाई छुट्टी नहीं, लंबा टाइम लगाना पड़ेगा आज, सब मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, फिर 10th में है ही नहीं है ये, क्या क्या बताऊं मैं। चलो तो भाई देख लो यार, मन ही नहीं कर रहा अब। ठीक है, एकदम मूड ऑफ हो जाता है यार ये सुन के। फिर या तो फिर 11th 12th 13th 3 साल की कर दो, कुछ तो करो ना। 11 12 13 कर दो, फिर हम जेई 3 साल बाद कर ले या नीट 3 साल बाद, कुछ तो करो। अब कैसे करें हम, एकदम नलायक लोग भेज देते हैं। चलो भाई, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये एक पैराबोला होता है, ठीक है। पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है वो पता चलता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जिसको ए लिखते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर अपवर्ड पैराबोला है उसका मतलब हुआ कि ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा तुम, सही है। अब अगर तो ये इसके दोनों रूट से रियल हुए तो एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा, इतना तो बताया गया होगा। अगर ये ग्राफ टच नहीं करता तो इसका मतलब दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, और अगर एक बार टच किया फिर तो दोनों इक्वल रूट्स हैं, तो दोनों इक्वल रूट्स हैं। यहां से ऐसे बना देता हूं, तो ये एक ही बार अगर टच कर रहा है तो यही रूट 2 बार आ रहा है। कि अगर मेरा अगर पैराबोला हुआ x माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब इसके 2 रूट्स हैं, दोनों 1 है, और इस तरह से 1 के ऊपर जाके टच कर जाएगा, है ना। यही होता है ना इसका मतलब। क्या करें, चलो तो अब इसका एक पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। जब भी हमारा पैराबोला अपवर्ड रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि पैराबोला ऐसा रहेगा, पैराबोला खत्म नहीं हो रहा, कहीं ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, दोनों तरफ कभी खत्म नहीं हो रहा पैराबोला, लेकिन मतलब वो प्लस इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको कि प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, लेकिन मतलब उसकी अपर लिमिट है ही नहीं कुछ, लेकिन लोअर लिमिट तो होगी हमारे, और वो लोअर लिमिट कहां पे है? समझ में आया सबको कि हमारे पास यहां पे इस पैराबोला के पास एक लोअर लिमिट तो है,
इस पैराबोला के पास एक लोअर लिमिट तो है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू है, बट इस पैराबोला के पास कुछ भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं। तो हमारा ये जो हमारा डिफरेंशिएशन में हमारा ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस है कि हमें वो निकालने में हेल्प मिल जाएगी कि इस ग्राफ की, इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कितनी है। सिर्फ पैराबोला के लिए नहीं, कोई भी फंक्शन, एक्स क्यूब कर दो, एक्स 4 कर दो, जो भी कर दो। अच्छा बाय द वे, किसी को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? जैसे ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होते हैं, कट गया था ना, है ना? क्यूबिक नहीं नहीं, मेरी ना कल ही बात हो रही थी एक मैथ्स वाले टीचर्स, तो वो बता रहे थे कि मैंने ना जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर दी आज एक बच्चों को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलने के लिए। मैंने कहा सर उसमें क्या है, वो तो हम करते थे 9th 10th क्लास में। बोल रहे हैं कि सबके शक्लें ऐसी बन गई कि ये क्या पूछ लिया हमसे। भाई तुमको सच में नहीं आता, तुम लोग को कटवा दिया था। हिट एंड ट्रायल से पहले एक रूट निकालो, अगर 1 आ गया तो x माइनस 1 से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड तो करना आता होगा, पॉलिनोमियल को डिवाइड तो करना आता होगा। तो यार बहुत बुरे हाल है, मतलब तुम ऐसा समझ लो दिस, ये बहुत ही बेसिक काम होता था यार ये एक्चुअल में। बट एनीवेज, तो चलो, तो अब इस ग्राफ की ना मुझे ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मुझे ये भी निकालना है कि वो किस x के ऊपर मिनिमम वैल्यू आती है। कैसे निकालेंगे हम इस चीज को? ठीक है, अब किसका, तो ऐसा कर सकते हो तुम यहाँ पे कि पहले इसका ना, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या बनेगा इसका, कितना बनेगा जल्दी बताओगे, कितना बनेगा? चलो करते हैं, 2x² माइनस 2x, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, मैं ही कर देता हूं, 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड x माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली ये वाली जो वैल्यू है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। सही है। एंड क्योंकि सिमेट्रिकल है हमारा ग्राफ, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि ये वैल्यू हाफ और 1 के बीच में आएगी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3/4, है ना? हाफ और 1 के बीच में 3/4 आ जाएगी, राइट? और अगर मुझसे अब ये निकालना है मुझे, डिफरेंशिएशन इसका बहुत ही एक बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बताती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या कहती है कि इस ग्राफ को, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर दो। अब इसके लिए हमको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अब हम लोग कंप्लीटली डिफरेंट चीज पे आ चुके हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शंस। ठीक है, मुझे इतना तो पता है कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन 45 डिग्री बना रही थी, उसकी डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी, पर हमको ये थोड़ी ना कोई बता के देगा कि उसमें 45 डिग्री बना रहा है। तुम्हें तो एक लाइन दे देगा, y इज इक्वल टू एक्स दे देगा, अब तुमको देखना पड़ेगा कितना एंगल बन रहा है, सब कुछ। तो अब हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। अब इसमें ना हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस की डिफरेंशिएशन है, जैसे सम ऑफ द फ्यू। अगर तुमको मैं पूछूं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, कॉस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स की होती है 1/x, ई टू द पावर एक्स की होती है ई टू द पावर एक्स, tan x की अलग होती है, secant x की अलग होती है, cosecant x की अलग होती है। जितने मर्जी दुनिया में फंक्शंस उठा लो, सबकी अपनी अपनी डिफरेंस है, 1000 लोगों की 1000 अलग डिफरेंशिएशन है। पर हम सारी तो नहीं याद करेंगे, कुछ 10-12 जो मेन मेन है वो याद करेंगे। इनफैक्ट आज की क्लास में सिर्फ एक याद कराऊंगा, ठीक है? रिमेनिंग तुमको मैं काइनेमैटिक्स में जब डिफरेंशिएशन पे आएंगे वहां पे करेंगे। आज मुझे बस तुमको एक बेसिक एक डिफरेंशिएशन का आइडिया देना था कि होता क्या है डिफरेंशिएशन, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब एक ही फंक्शन की एक डिफरेंशिएशन आज करनी सिखाऊंगा, दैट इज एनीथिंग रेज्ड टू द पावर n। मतलब अगर x रेज्ड टू पावर n है और मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसकी डिफरेंशिएशन याद करेंगे। सपोज एक्स क्यूब हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो गया, एक्स टू द पावर 5 हो गया। किसी भी फंक्शन को अगर तुमको इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसका मेथड क्या होता है कि d/dx, मतलब x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करने का मतलब हुआ कि जो पावर है, पावर को ले आओ आगे, पावर को ले आओ आगे, और जो पावर है उसको 1 से कम कर दो, n इंटू एक्स एन। समझ में आ गया? एग्जाम्पल बस एक ही सिखाऊंगा आज, कुछ और नहीं सिखा रहा। एग्जांपल देखो,
इफ आई से फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3x², 3x², एक्स क्यूब की 3x²। इफ आई से डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5, क्या बनेगा इसका? 5x टू द पावर 4। तो पैरा जो हमारा पॉलिनोमियल है बेसिकली एक की पावर इसकी गिर जाती है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली पॉलिनोमियल को तोड़ता है, छोटा बनाता है, पॉलिनोमियल को छोटी एक डिग्री कम करता है, किसी भी फंक्शन को वो तोड़ता है। अच्छा, जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे तो 3x² को इंटीग्रेट करके वापस कितना बन जाएगा? x³। इंटीग्रेट होता है चीजों को इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएशन होता है चीजों को तोड़ना। ठीक है जी। अच्छा, अगर कुछ कांस्टेंट लगा हो आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं तुमको बोल दूं 2 इंटू x³ की डिफरेंशिएशन कितनी है, कुछ नहीं, 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 2 करके कितना बन जाएगा? 6x²। तो इन जनरल अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि एनीथिंग इफ आई से कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर n, तो कुछ नहीं, a को आगे ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहने दो, दैट इज सिंपली an इंटू एक्स एन टू द पावर माइनस। यहां तक क्लियर हो गया? इतना समझ में आता है सबको? अच्छा, मैं बोलता हूं d बाई डी एक्स, एग्जाम्पल एक लास्ट, x कितना आएगा? सबको ये 1 समझ में आता है कि 1 आना चाहिए? कैसे? क्योंकि x टू द पावर कितनी है? 1, x मतलब x टू द पावर 1, 1 को ले आओगे आगे और x टू द पावर क्या रह जाएगा? 0, और एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 1 रहेगा। एक ये बता दो d बाई डी एक्स ऑफ 5, 2 मिनट के लिए सोच लो, क्या आएगा? 0। क्या ये 0 समझ में आ रहा है? कैसे? यू कैन सिंपली से 5 इज सिंपली व्हाट? 5x टू द पावर 0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? 5 इज सिंपली 5x टू द पावर 0 बिकॉज x टू पावर 0 इज 1। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये 0 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, और जब 0 ही एक बार आगे आ गया सब खत्म, 0। सर इसको लॉजिकली ही बता दो ये 0 क्यों है भाई, इससे ज्यादा लॉजिकली क्या चीज है? तुमको मैं बोलूंगा मेरे पास एक कांस्टेंट है 5 की डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट का चेंज होते हैं, तो अगर मैं तुम बोलो कि 5 कैसे चेंज हो रहा है, सर बेवकूफ, 5 थोड़ी चेंज होता है, तो डिफरेंशिएशन कितनी है इसकी? 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट्स व्हाई d by dx ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आ गई ये बात जो है? तो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से आए, अब देख लो यहां पे, तुमको मैं बोलता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 4, इसकी पूरे की डिफरेंशिएशन करनी है। एक एक करके करते जाओ। पहले की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 12x³, दूसरे का 6x², तीसरे का 18x, चौथे का 8 बन गया, और 4 का तो 0। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? बस अब समझ लो। अब वापस आते हैं, अब तुमको बस आज एक ही फंक्शन सिखाना था मुझे, अब इसको यूज करते हैं। मुझे किसी ने ये फंक्शन दिया, मुझे पूछा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है? तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो डिफरेंशिएशन क्या बोलती है? पहले तरीका सिखाता हूं कि निकालना कैसे है, फिर वो भी बताऊंगा कि क्यों वर्क करता है ये तरीका। ऐसा नहीं कि तुमको बस रटवा के छोड़ दूंगा, बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा कि क्यों वर्क करता है। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, ये तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाला था। नहीं नहीं, ये निकाले थे इसके रूट, ये हाफ था, ये 1 था। ये हाफ है, ये 1 है। हाफ और 1 की एवरेज क्या होती है? हाफ के 0.5 और 1 के बीच का नंबर क्या होगा? एग्जैक्टली मिडिल नंबर क्या होता है इन दोनों? 0.75। तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए ना ये, क्योंकि सिमेट्रिकल है ग्राफ। तो रैंडम नहीं थी, वो थी, वो मैंने इसलिए बता दी थी
जो भाषा तुमको समझ में आती है कि हाँ भाई 3/4 है, कि ऐसे बकवास नहीं कर रहा हूं कि हाँ भाई वही निकलवाऊंगा अभी आंसर अल्टीमेटली। ठीक है, वो था मिडिल टर्म स्प्लिट करवा के, पर अब तुमको सिंपल जब डिफरेंशिएशन सीख रहे, अब देखना कितना आसान हो जाएगा काम हमारा। तो डिफरेंशिएशन का तरीका समझ लो सब लोग। डिफरेंशिएशन कहता है कि जिस फंक्शन की भी तुमको मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, वो तुमको सोचना पड़ेगा। इतना मुझे समझ में आता है कि इसमें तो मिनिमम ही होगी, ठीक है। तो जिसकी भी तुमको मिनिमम वैल्यू चाहिए उसकी ना तुम डिफरेंशिएशन कर दो। कर देते हैं भाई, जल्दी बताओ। अभी सीखी हमने इसको, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 4x माइनस 3, उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, और जो x तुम्हारे पास यहां से आ जाएगा ना, वहां पे y की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। मतलब जो मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो कितने x पे एग्जिस्ट करती होगी? डेफिनेटली 3/4 के ऊपर। तो रैंडम वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। अब हमको चाहिए थी मिनिमम वैल्यू, चाहिए थी, कुछ नहीं है, बस अब 3/4 उठा के यहां पुट कर दो। मतलब 3/4 के लिए पता चल जाएगा कि y की कितनी वैल्यू होती है। तो y मिनिमम इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं, 3/4 यहां पुट करो जल्दी से। कितना बनेगा? 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर। हाँ अब डायरेक्ट करोगे, 3/4 प्लस 1 कितना बन गया? 9/16, दैट इज 9/8 माइनस 9/4 प्लस 1, तो -9/8, तो -1/8 आ जाएगा। इतना ही आ रहा है। तो थोड़ी जल्दी करो यार कैलकुलेशंस। -1/8 हो जाएगा, ठीक है। -1/8 की x इज इक्वल टू 3/4 के ऊपर हमारी y की मिनिमम वैल्यू आती है। ये हमने डिफरेंशिएशन यूज करके निकाली है। अंडरस्टूड? कि डिफरेंशिएशन हमको हेल्प करती है किसी भी ग्राफ की, किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम निकालने में। सर ये मिनिमम या मैक्सिमम का क्या चक्कर है? अगर यही तुम्हारे पास एक डाउनवर्ड पैराबोला होता, उसमें मिनिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो जितना मर्जी नीचे जाता रहता, लेकिन अपर लिमिट है। तुम्हें मेथड सेम फॉलो करना है, उसकी डिफरेंशिएशन करके 0 डाल दो, अपने आप जो तुम्हारा x निकल के आ जाएगा वो x निकल के आ जाएगा जहां पे तुम्हारा ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और x की वैल्यू पुट करोगे उसमें तो अपने आप वो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ व्हाई डज दिस मेथड वर्क? अच्छा इतना नोट कर लिया सबने? करना है क्या कर रखा है साथ साथ? ये राइट वाला कर लिया नोट? क्या करना है? नहीं किया? कर लो कर लो कर लो कर लो, जल्दी करना। सो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि भाई डिफरेंशिएशन को प्लीज हेट मत करना। दिस इज द ट्रेंड यूजुअली एवरी, हर ऐसा ही होता है कि बच्चे पता नहीं नफरत करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। मेरी मानो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो बस समझो, हर चीज को समझने की कोशिश करो, जस्ट डोंट हेट इट कि कोई एक नई चीज सिखाई है तो बस इसको नहीं, आज नहीं, इसको नहीं समझेंगे हम, वैसा मत करना। एक ना नई चीजों को सीखने की एक भूख बढ़ाओ अपने अंदर, एक एपेटाइट लाओ कि जिस दिन कोई नई चीज सिखाई है उसको सीखेंगे। ये नहीं कि आज ये क्या पढ़ा, ये क्या है, d/dx, ये कहां से आ गया, ये d क्या है, ऐसी बातें नहीं करनी, ठीक है। जस्ट ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग। हर चीज वही पुरानी तो नहीं सिखाई जा सकती अब, ठीक है। हो गया नोट? मैं सिर्फ राइट वाला रब कर देता हूं। अब देखो नो, व्हाई डज दिस मेथड वर्क? दिख जाएगा सबको जिसने भी नोट करना है, ठीक है, क्लियर? हाँ नाउ अगर मैं तुमको यहां पे बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पे एक पैराबोला है, मैं तुमसे पूछूं कि भाई इस पैराबोला की यहां पे
डिफरेंशिएशन कितनी है, तो तुम बोलोगे सर हमको तो एक ही तरीका आता है कि उस लाइन पे स्लोप, उस पॉइंट पे स्लोप बना दो और उसका क्या निकाल लो, थीटे के थीटा निकाल के उसका क्या निकाल लो फिर, टैन थीटा। मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द ग्राफ एट दिस पॉइंट, तो क्या बोलोगे सर टेंजेंट बना लो। टेंजेंट कैसी बनेगी यहां पे, ठीक है, ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, जीरो। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये जीरो एंगल बना रही है। तो यहां पे जो स्लोप होगी, जो dy बाई डी एक्स है, वो कितना होना चाहिए, tan जीरो। और tan जीरो कितना होता है, तो अगर मैं इस ग्राफ का dy बाई डी एक्स निकाल के उसको जीरो पुट कर रहा हूं, तो मतलब जो ये सॉल्व करके जो x आएगा वो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये x नहीं आ जाएगा। समझ आया मेथड क्यों वर्क किया, बिकॉज जहां पे भी ग्राफ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हुआ करेगी, मैक्सिमम का केस ले लो, मान लो अपवर्ड पैराबोला है, अगेन इस पूरे ग्राफ पे ना सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है, और वो कौन सा है, क्योंकि यहां टेंजेंट हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो अगर मैं इस ग्राफ का dy बाई डी एक्स निकाल के उसको जीरो कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो ये मिल जाएगी। यहां पे भी सेम है, सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो है। यहां जो dy बाई डी एक्स होता है ना, ये ग्रेटर देन जीरो होता है, और यहां dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, बिकॉज यहां पे डिक्रीज हो रहा है कोई क्वांटिटी। जब कोई क्वांटिटी में पॉजिटिव चेंज आएगा, व्हेन आई से वर्ड पॉजिटिव चेंज, मतलब क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी। व्हेन आई से माय चेंज इज नेगेटिव चेंज, मतलब क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग क्वांटिटी। तो अगर मेरी डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, मतलब मेरी वो डिक्रीजिंग क्वांटिटी है। अगर मेरी डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग क्वांटिटी है। यहां से यहां तक डिक्रीजिंग क्वांटिटी, फॉर अ वेरी स्मॉल लिटिल टाइम वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है यहां पे, मतलब वो dy बाई डी एक्स जीरो है, बिकॉज वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। जैसे तुमको मैं एक स्ट्रेट लाइन बना के दे दूं, मैं बोलूं कि मुझे इस लाइन की इस लाइन की मुझे डिफरेंशिएशन बता दो, इसका आंसर क्या बोलोगे, जीरो। दिस इज नॉट चेंजिंग, दिस इज अ कांस्टेंट, लेट्स से 4, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और आई कैन से थीटा इज जीरो। तो जब भी कोई लाइन मेरी एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, उसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाती है, जीरो। इसीलिए चाहे तो तुम इस वाले अपवर्ड पैराबोला में मिनिमम निकाल लो, चाहे तुम डाउनवर्ड पैराबोला में मैक्सिमम निकाल लो, दोनों का मेथड एकदम सेम है कि डिफरेंशिएशन जीरो करो। बस वो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो वैल्यू भी निकल के आई है, क्या ये मिनिमम निकल के आई है, क्या ये मैक्सिमम निकल के आई है, वो तुमको आइडिया लग जाएगा देख के कि कैसा ग्राफ बनेगा। सबको समझ में आया व्हाई डज दिस मेथड वर्क। वो -1/8 मेरी y की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कि ग्राफ मेरा इससे नीचे नहीं जा रहा कभी, ये -1/8 से ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, यही तो निकालना था हमको, राइट। सो दिस इज द आंसर कि -1/8 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। सबको समझ में आया क्यों ये मेथड वर्क करता है। चलो अब ये भी समझ में आ गया कि हम कर क्या सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब समझते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड्यूल का, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मॉड्यूल का एब्सोल्यूट जो आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज सब्जेक्टिव शीट का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से वो खोल लो। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन देखो, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ओके। तो यहां पे ना ऐसा दे रखा है कि हमारा कार और मोटरसाइकिल यहां पे है, कि यहां मोटरसाइकिल है, ये जा रहा है राइट की डायरेक्शन में, एम से डाल देता हूं, राइट जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच, 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहा है। और कार यहां पे ऊपर नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, किसी को ये नहीं लगना लगे कि मोटरसाइकिल ऐसा है कार हवा में है। मोटरसाइकिल यहां पे है, मोटरसाइकिल ऐसे जा रहा है और कार वहां से ऐसे आ रही है। अब बोर्ड पे मुझे दिखाना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा कि कार को ऐसे दिखा दिया मैंने, पर कार हवा में नहीं उड़ रही है, ठीक है। इतना सेंस सब में है कि कार को ऐसे नहीं कि छत से फेंक दिया, कार नीचे अपना, नीचे नहीं मतलब हमारी तरफ आ रही है, मोटरसाइकिल की तरफ इधर, एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच इट इज गिवन, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
और इनिशियल डिस्टेंस जो दोनों में दे रखा है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स का दे रखा है। एक बार चेक कर लो, इतना ही है ना, 50 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है इनिशियल डिस्टेंस। ऑब्वियसली अभी क्या होगा, मोटरसाइकिल राइट जाता रहेगा, कार मोटरसाइकिल जहां पे पहले था उसकी तरफ आती जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद जो मोटरसाइकिल है वो यहां पहुंच जाएगा और कार यहां पहुंच जाएगी, राइट। जो उनमें इनिशियल डिस्टेंस 50 था, अब उनमें ये एक नया डिस्टेंस आ जाएगा। फिर और थोड़ी देर के बाद मोटरसाइकिल यहां पहुंच जाएगा, शायद कार यहां पहुंच जाए, अब दोनों में इतना डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। उसके बाद एक वक्त आएगा जब मोटरसाइकिल यहां पहुंच जाएगा और कार शायद इसकी जगह पे पहुंच जाएगी, ये सिचुएशन भी बनेगी। फिर इन दोनों में इतना डिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल कहीं यहां पहुंच जाएगा, कार कहीं यहां पहुंच जाएगी, फिर उनमें इतना डिस्टेंस होगा। मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस अब बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गया है। 50 से स्टार्ट किया था जो उनमें आपस में डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस इतना हो गया और ये अब बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मुझे बस ये बताना है कि थ्रू आउट द ड्यूरेशन इनमें जो मिनिमम था वो कितना था, मिनिमम कितना डिस्टेंस था। कोई ऐसा वक्त बताओ जब इनमें डिस्टेंस एकदम मिनिमम डिस्टेंस था, हमें वो बताना है कौन सा ऐसा टाइम है। सबको समझ में आ गया कि पूछा क्या जा रहा है? वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, आइडिया तो मुझे ऐसा दिखता है कि इट मस्ट बी समवेयर लाइक ऐसा हुआ होगा कि कुछ टाइम के बाद मोटरसाइकिलिस्ट जब यहां आ गया होगा, कार कहीं ना कहीं यहां पे होगी, शायद ये डिस्टेंस हमारा कुछ मिनिमम डिस्टेंस आ गया होगा। दिस मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस, कि पहले हमारा डिस्टेंस दोनों में घटता गया होगा, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा, कि कोई ना कोई टाइम यहीं पे आया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मुझे बस यही बताना है कि कितने टाइम के बाद ये हुआ और उस वक्त पे वो मिनिमम डिस्टेंस था कितना। सही है, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस हम मान लेते हैं कि ये जो काम हुआ, ये जो मिनिमम डिस्टेंस जब दोनों में था, लेट्स से वो टी टाइम के बाद होता है। टी टाइम मतलब वो चाय वाला टाइम नहीं, मतलब टी टी, ठीक है, टी सेकंड्स के बाद होता है। तो अगर ये टी सेकंड्स के बाद हो रहा है काम, तो इसका मतलब कार इतनी देर में कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, 20 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, इतना डिस्टेंस कार कवर कर चुकी है। एंड इन द सेम टाइम ये मोटरसाइकिल कितना कवर कर चुका है, 15 इंटू टी। सबको समझ में आ रहा है? मुझे चाहिए ये, मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जल्दी से। ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये डिस्टेंस कितना है, 15t, और ये डिस्टेंस कितना है, 50 माइनस 20t। 30t कैसे कर दोगे यार, 50 में से 20t माइनस करना है, 50 माइनस 20 नहीं करना है, 20t। भाई यार क्या करते हो, 50 माइनस 20t का होल स्क्वायर प्लस 15t का होल स्क्वायर और इसका, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है? ठीक है, टी टाइम के बाद मेरा इतना डिस्टेंस बचेगा, मुझे चाहिए कि ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। किसी चीज को मिनिमाइज करने का क्या तरीका सीखा हमने, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, राइट। बट ठीक है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता ही होगा, ठीक है, कितना बनेगा, यहां से आएगा, चलो पूरा लिखता हूं तुम लोग के लिए, प्लस 400t स्क्वायर माइनस 2000t प्लस 225t स्क्वायर, कितना बना, 625t स्क्वायर माइनस 2000t प्लस 200 नहीं 2500। वैसे फर्क तो पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट का कुछ भी। ये आ गया डिस्टेंस, मुझे इस डिस्टेंस को करना है मिनिमाइज। ठीक है, चाहे मैं बोलूं कि मुझे इस पूरे इसको मिनिमाइज करना है, चाहे अंदर वाले को मिनिमाइज करना है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, है ना। पर मुझे ना ये भी समझा देना चाहिए, बिकॉज पिछले क्लास में किसी ने मुझसे इस पे भी पूछ लिया था। देखो, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मुझे कंपेयर करके बताओ कि √9 और √4 में से कौन सी क्वांटिटी छोटी है, मिनिमम कौन सी क्वांटिटी है, ये मैं एक और बना देता हूं, √7। चलो, इनमें से
मिनिमम क्वांटिटी कौन सी है? क्या आंसर दोगे? √4, राइट? ये डर रहे हो तुम लोग कि सर ये नहीं गलत बताओगे यार तुम लोग, ये डर डर के बताया था तुम लोगों ने, ठीक है। √4 मिनिमम है। क्या तुमने पहले तीनों को कैलकुलेट किया कि ये 3 है, ये 2 है, ये कुछ 2 पॉइंट समथिंग है? क्या पूरा कैलकुलेट किया तुमने? नहीं। कैसे चेक किया? सिंपल वैल्यूज देख ली कि जिन इन अंदर वाली में से जो मिनिमम होगी ऑब्वियसली उनका रूट भी मिनिमम हो जाएगा। ऐसे ही देखा कि नहीं देखा? तो इसीलिए अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हें इस पूरी क्वांटिटी में से मिनिमम देखना है किस टी पे जाके आता है, तो मैं बोलता हूं तुम सिर्फ इसको मिनिमम चेक कर लो ना कि इसका मिनिमम कौन से टी पे आता है। इट्स द सेम थिंग, है ना? है ना? अगर मैंने ये चीज अभी ना बताई होती, तुम इस पे क्वेश्चन पूछते ना मेरे से कि सर ये इसको मिनिमम आप चेक कर रहे हो, ठीक है। मुझे बेसिकली देखना है कि किस टी पे ये पूरी चीज मिनिमम आती है। मैंने कहा तुम पूरी चीज की बजाय सिर्फ तुम अंदर वाली चीज चेक कर लो ना, मिनिमम कौन कितनी मिनिमम उसकी वैल्यू है, बाद में उसका रूट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुझे इसको मिनिमम बनाना है, ठीक है, मुझे इसको मिनिमम बनाना है। तो इसको मिनिमम कैसे बनाया जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो। तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करना। क्या बनेगा? 625 टी स्क्वायर 1250 टी माइनस 2000। टी का खत्म, 2500 खत्म हो गया, तो बस ये तो टी कितना आ गया? 8/5 समथिंग, है ना? कोई समथिंग नहीं, एग्जैक्ट आएगा। ए 1.6 सेकेंड आ गया, सही है? हाँ जी, ये मेरे पास वो टाइम आ गया जहां पे मेरी, चाहे मैं रूट के अंदर वाली वैल्यू बोलूं चाहे मैं पूरी वैल्यू, वो मिनिमम बन जाएगी, ठीक है। अब मतलब ये हुआ शुरू से लेके 1.6 सेकंड के बाद मेरा आपस में इनका डिस्टेंस मिनिमम रह गया, और वो डिस्टेंस होगा कितना? कुछ नहीं, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो इनिशियल में। जल्दी से पुट करके देखो, डी की वैल्यू क्या तुम्हारी 30 मीटर आ रही है? चेक करके देखो, डी 30 मीटर आ रहा है, यहां पुट कर देना। टी को 8/5 डालना, 30 मीटर। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? हाँ जी, क्या हमने कहा कि देखो, मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस किसी भी टाइम के बाद आ सकता है। मान लो टी टाइम के बाद होता है, किसको तुम क्या लेना चाहते हो इसको? हाँ, आई ले लो, इनसी आई, जो मर्जी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बात हुई? वो डियर वो अलग है, वो दैट इज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुको तो रुको, 2-3 चैप्टर तक ठीक है, चलो। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अब यार सिर्फ ऐसा तो नहीं ना सिर्फ मैथ्स की ही अप्रोच लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। मैंने ये सोच के तो नहीं डाला होगा ये क्वेश्चन कि हाँ भाई मैथ्स का क्वेश्चन कराता हूं, डालता हूं इनको। एक क्वेश्चन तो फिजिक्स का है, बट हाँ, मैथ्स वाली अप्रोच इज मच इजियर, इजीली सॉल्व होगी, थोड़ी आसान रहेगी। इसकी एक फिजिक्स की भी अप्रोच है, ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसी अप्रोच से तुमको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, नीट का एक पुराने साल का क्वेश्चन। देखो अभी 15 मिनट लगाने हैं मुझे आज, ठीक है, फिर ही फायदा है, फिर मजा आएगा, थोड़ा अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन कराता हूं पहले, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये है, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आके इसकी दूसरी अप्रोच कराऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी की। अगर ज्यादा जल्दी है तो जा सकते हो तुम। ओके, क्वेश्चन लिखो, नीट 2015 का क्वेश्चन है ये।
अ शिप ए, ओए चुप, अ शिप ए is moving westwards, a ship A is moving westwards with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ, and a ship B 100 kilometers south of A is moving northwards with a speed of 10 kilometer per hour. दोनों 10 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं बेसिकली. द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी शॉर्टेस्ट इज, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी शॉर्टेस्ट इज. ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ए शिप है और बी शिप इसके बिल्कुल 100 किलोमीटर नीचे है. वहां पे जैसे 50 मीटर दिया था, यहाँ पे इनिशियल 100 किलोमीटर दिया. ये शिप इधर जाती है विद 10 किलोमीटर पर आवर, ये शिप ऊपर जाती है अगेन विद द सेम 10 किलोमीटर पर आवर. सेम चीज होगी कि डिस्टेंस पहले 100 किलोमीटर से घटने लग जाएगा आपस में, और फिर करते करते फिर वो बढ़ने लग जाएगा. तुमको बताना है कितने टाइम के बाद वो मिनिमम आएगा. ऑप्शंस भी दे देता हूं, जो पेपर में थे वही सेम ऑप्शन दे रहा हूं. ए 5 आवर्स, बी 5√2 आवर्स, सी 10√2 आवर्स, डी 0 आवर्स. हटा दो इस ऑप्शन को, 3 ऑप्शन है. मतलब 0 आवर्स का मतलब है कि शुरू में ही मिनिमम है कि इमीडिएटली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. नहीं, छोड़ दो इस ऑप्शन को. एबीसी में से बता दो क्या है. निकाल लिया, देखो, वाह. निकाल लिया क्या? मैंने गलती से साउथ रिएक्शन लिया था, तो गलती ना ठीक है. यस सर, बस 5 मिनट. वनडे के नोट्स चाहिए. तो किसी की बात नहीं, वो सब बोल रहे हैं कि एनएलएम वगैरह की बात, एनएलएम की बात कुछ नोट्स चाहिए किसी क्लास के बाद बात करते हैं. हो गया, आई थिंक हो गया होगा. तो देखो, आफ्टर मान लो टी टाइम, फिर से टी टाइम के बाद होता है. मान लो टी टाइम तक बी यहां पहुंच जाता है, टी टाइम तक ए यहां पहुंच जाता है. मान लेते हैं कि ये इनमें मिनिमम डिस्टेंस है. अगेन ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? 10t. ये डिस्टेंस कितना बचेगा? ये 10t, इसने भी 10t कवर किया होगा. ऑब्वियसली दिस विल बी लेफ्ट एज 100 माइनस 10t. ये d डिस्टेंस अगेन, वेयर d विल सिंपली बी अगेन इक्वल टू 100 माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 10t का स्क्वायर और इसका रूट. क्या बनेगा अंदर? 10,000 प्लस 100t स्क्वायर माइनस 2000t प्लस 100t स्क्वायर. ये बन जाएगा. मुझे तो सिर्फ टाइम ही चाहिए कि कितने टाइम के बाद मिनिमम है. तो बड़ा आसान है, बस इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. ये ना एक बार पूरा सा फिर से मैं लिख देता हूं. ये हमारा मिला के 200t स्क्वायर है, राइट? तो डिफरेंशिएट करो. 200t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी बनेगी? 400t. माइनस 2000t का बनेगा -2000, और ये 10,000 का तो जीरो ही हो जाएगा. तो t कितना आ गया हमारा पास यहाँ पे? 5. तो 5 आवर्स के बाद, तो ए इसका आंसर है.
कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब हम हमें कैसे पता कि मतलब जब तक वो मतलब ए के पास नहीं पहुंचते उससे पहले ही minimum shortage है। उसी के बाद हो सकता है, क्या लगता है? तो जब ए पे एग्जैक्टली पहुंच जाए फिर लगता है तुमको हो सकता है? चलो ए पे अगर पहुंच जाए तब तक भी अपने आप टी निकल के आ जाएगा 10 घंटे आंसर आना होगा तो टी 10 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगा ना ए पे, सॉल्व करके 10 निकल के आ जाएगा, आना होगा तो आएगा नहीं कभी भी, ऑब्वियसली दिख भी रहा है। चलो 10 तक तो समझ में आ गया ना कि 10 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 10 निकल के आ जाएगा अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा। अब भाई ये मैथ्स है, अपने आप आंसर देगी तुमको, ठीक है। और इसके बाद तो कभी नहीं हो सकता, ये तो तुम भी समझते हो, बिकॉज इसके बाद क्यों होगा, वो तो और दूर पहुंच जाएगा। अगर तुम बोलते हो कि यहां आंसर आ जाएगा, यहां क्यों आएगा, उतना पहले नहीं आ जाना चाहिए था फिर तो आंसर, तुमने उसको और उधर जाने का मौका ही क्यों दिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्रॉस करने के बाद तो कभी नहीं आएगा ना, वो तो डिस्टेंस बढ़ाते ही जा रहे हो तुम उनमें फालतू में, क्रॉस करने से पहले ही आएगा। क्लियर हो ये चीज? या मैक्सिमम चलो क्रॉस पे भी आ जाएगा, वो अपने टाइम दे देगा तुमको, वक्त सब हैंडल कर लेता है, ठीक है। ओके सही है। ओके तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन की अब थोड़ी सी फिजिक्स भी लगा के देख लेते हैं इसमें। मैं इस सारी चीज को हटा दूं, चलो हटाने की बजाय इसको साइड में फेंक देते हैं। इसकी बात करते हैं अब। नाउ ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये ना हो कि पूरी क्लास में तो पूरा अच्छे समझ में आ गया, अब एक मैं इसी कॉन्फिडेंस में तुमको ये वाला मेथड समझा रहा हूं कि तुमको अभी तक सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया, तो ये भी संभाल लोगे तुम, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस अब देख लेना कि क्या रंग लाता है। चलो देखते हैं यहां पे मिनिमम डिस्टेंस निकालने में दिक्कत आई क्यों हमको। सबसे पहले मतलब अगर मैं तुमको एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि यार एक ना यहाँ पे बंदा था या एक पार्टिकल यहाँ पे था, ओके, एक दूसरा पार्टिकल यहां से आया और ऐसे सामने से निकल गया इसके, बताओ कब मिनिमम डिस्टेंस था? बड़ा आसान था ना बताना कि ये मिनिमम डिस्टेंस है, बड़े आसानी बता दो कि हाँ अब जाके मिनिमम डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस निकाल भी लोगे तुम। तो यहां ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि हम परपेंडिकुलर देख लें? क्योंकि यहां पे ना दोनों चीजें मूविंग है। अगर एक चीज रेस्ट पे पड़ी है दूसरी उसके बाजू से चल के जाएगी तो बड़ा पता चल जाता है परपेंडिकुलरली है। तो अगर इसी क्वेश्चन में दोनों में से एक चीज रेस्ट पे होती तो मेरे लिए वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो जाता। अग्री करते हो? पर दोनों मूविंग है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं एक को रेस्ट पे ला सकता हूं, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। जिसे रेन मैन कंसेप्ट में क्या किया, मूव तो रेन भी हो रही थी, मूव तो मैं भी हो रहा था, पर मैंने जब मैं VRM बोलता था तो मैं मान लेता था कि मैं तो रेस्ट पे हूं, रेन ही मुझे आके हिट कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। तो मतलब इस चीज का फायदा उठाने के लिए एक को रेस्ट पे करना पड़ेगा, और रेस्ट पे करने के लिए मेरे पास फिजिक्स में क्या तरीका है? रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। तो हम लोग अभी लगाने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी अब दोनों तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से किसी एक चीज को रेस्ट पे कर दो, या तो कार को रेस्ट पे कर दो, मोटरसाइकिल का मोशन देख लो, या मोटरसाइकिल को रेस्ट पे कर दो, कार का मोशन देख लो। एक चीज को रेस्ट पे कर दो। एक काम करते हैं, कार को कर देते हैं रेस्ट पे, मोशन ऑफ द मोटरसाइकिल देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल देख लेते हैं। फिर से रेस्ट पे मैं कार को कर रहा हूं, मुझे सोच के बताओ क्या मैं तुमसे VCM चाह रहा हूं कि VMC चाह रहा हूं? VMC, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल टेकिंग कार एट रेस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसके पास है अपनी 20 की स्पीड, पर मैं बोलता हूं कि इसको रेस्ट पे बना देते हैं, इसकी स्पीड भी इसको दे देते हैं। सही है? अब डायग्राम बनाते हैं। अगर मेरे पास ये VM है, VM तो राइट जा रहा है और VC किधर है? नीचे की डायरेक्शन में, कार नीचे जा रही है, हम लोग ऑब्वियसली टेल को ज्वाइन कर दिया तो VC।
मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वीएमसी, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज वीएमसी का मतलब क्या होता है, वीएम माइनस वीसी। अगर वीसी नीचे है तो माइनस वीसी किधर होगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस वीसी। क्या समझ में आया? अब बता दो वीएमसी किधर होगा ऑफ, दिस इज वीएमसी। क्या सबको वीएमसी समझ में आ गया? मतलब कार को ये लग रहा है कि मोटरसाइकिल ऐसे जा रहा है, अगर मैं कार को रेस्ट पे मान लूंगा तो कार के लिए मोटरसाइकिल ऐसे जाएगा। अब मैं पूछूं इनमें मिनिमम डिस्टेंस कब आया होगा, जब दोनों में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छे से बना नहीं अभी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। हाँ जी, ये नेगेटिव के लिए पॉजिटिव माइनस है। हमको क्या निकालना है, क्या निकाला है, वीएमसी। वीएमसी का मतलब क्या होता है, वीएम, याद है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या किया था हमने, कि वीएम और माइनस वीसी की एडिशन, वीएम और माइनस वीसी की एडिशन। सही है? अब जल्दी से मुझे बताओ, वीएम का मैग्नीट्यूड कितना था 15, वीसी का कितना था 20, यही था। ये एंगल कितना आएगा 45 आ जाएगा। क्या आएगा 45 बोल रहे तुम? तो परपेंडिकुलर आएगा और ऐसे टारगेट मोटरसाइकिल को ऐसे ऐसे क्या अच्छा ठीक है, ये एंगल कितना आ गया, सब लोग निकाल लोगे, tan थीटा 4 पे। अगर ये 53, ये कितना आ जाएगा, तो मतलब ये एंगल कितना आ गया, सही हो गया। ये एंगल कितना है, ये लेंथ कितनी है पूरी 50। इस राइट ट्रायंगल में देखो, ये राइट ट्रायंगल, ओ ये रब हो जाएगा, ये राइट ट्रायंगल देखो ये वाला, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं यहां पे लगाता हूं कॉस ऑफ, नहीं कॉस नहीं लगाते, साइन लगा लो, साइन ऑफ 37 डिग्रीज, साइन ऑफ 37 डिग्री, इसको बोल देते हैं डी, तुम कुछ और ले लेना। साइन 37 इज इक्वल टू डी अपॉन 50। क्या ये समझ में आता है सबको? साइन 37 कितना होता है, तो डी कितना आ गया, आ गया आंसर। और अगर टाइम चाहिए होगा, अब देखो ये जो स्पीड है वीएमसी कितनी होगी, पाइथागोरस लगाना, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट कितना होता है 25, शुक्र है 25। ये समझ में आ जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 225 प्लस 400 625 का रूट 25। अच्छा, ये लेंथ मेरे लिए 50 है, ये लेंथ मेरे लिए 30 है, ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी है हमारी 40 है, 40 है ना। ये पाइथागोरस लगा लो, 50 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, या फिर दोबारा से cos 37 लगा लो, cos 37 होता है 4/5, तो ये 40 है। तो VMC, ये जो VMC है, ये स्पीड कितनी निकल के आई है मेरे पास 25। मैं 40 का डिस्टेंस, मुझे यहां से यहां तक पहुंचने में 40 का डिस्टेंस कवर होगा एट द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 25, आगे की नहीं 1.6 सेकेंड, 8/5 पे ऐसे कर सकते हो। दिस इज द अदर मेथड। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल की स्पीड 15 थी, कार की स्पीड 20 थी, रुक जाओ अभी बाद में 2 मिनट की पैक बात कर लें, समझ लो सब लोग। ये 15 ये 20 है, तो ये 25 हो जाएगा पाइथागोरस से। तो मतलब वीएमसी, ये जो कार को लग रहा है कि मोटरसाइकिल कितनी स्पीड से आ रहा है 25 की स्पीड से आ रहा है, और उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा 40 मीटर, 40 मीटर कवर करना पड़ा एट 25 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा 40/25 1.6। दिस इज अनदर अप्रोच, दिस इज प्योरली रिलेटिव वेलोसिटी की अप्रोच बोलते हैं। यही इसी केस में तुम VCM लेके भी कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा ना, उसमें तुमको बताता हूं, एक बार घर पे ट्राई कर लेना। VCM लोगे ना तो मोटरसाइकिल को कर देना रेस्ट पे, तो VCM तुम्हारी इधर निकल के आ जाएगी,
एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, और होना भी तो चाहिए ना। अगर ये VMC है तो ये VCM आ जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां बनाओगे वही तुमको यहां बनाना पड़ेगा। जो 37 है वो तुम्हारा 37 यहां बन जाएगा। सेम कैलकुलेशन, ये 30 मीटर आ जाएगा, सेम टाइम तुम्हारा निकल के आ जाएगा, सेम टू सेम एवरीथिंग। ये VCM लेके भी कर सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट टू, जो तुम्हारी चॉइस है वैसा कर सकते हो यहाँ पे। बट आई वुड से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा क्या लगा दो, मैथ्स लगा। वो नीट वाला भी क्वेश्चन करके दिखा दिया, मैथ्स लगा दो, बेस्ट है, साइड से निकल जाओगे रिलेटिव वेलोसिटी के। पर समझ आने जाना चाहिए कि क्या क्या है। क्लियर हुआ? चलो तो हेडिंग बना लो डिफरेंशिएशन। अब मैं वो सब बातें नहीं करूंगा, वो स्लोप लो वो सब हो चुका है अब, ठीक है। अब मैं सीधे बात करूंगा कि अलग अलग फंक्शंस की क्या क्या डिफरेंशिएशन होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो हेडिंग बना लो डिफरेंशिएशन, और ये बहुत काम की चीज है। अब मुझे बार बार समझाना नहीं पड़ना चाहिए कि यूजफुल है तो समझ लो इसको, अब ये तुम्हारी खुद की समझ है कि हमको अच्छे से समझना है। चलो हेडिंग बना ली डिफरेंशिएशन सबने। अब स्टार्ट कर देते हैं पहले फंक्शन से। एक फंक्शन में ऑलरेडी सिखा चुका हूं तुम लोग को डिफरेंशिएट करना, दैट इज अगर तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू दावर n, तो सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन हमने क्या सीखी, dy बाई dx इज इक्वल टू a इंटू n एक्स टू दावर n माइनस। ये a तो जस्ट एक शो पीस है, यहाँ पे वो a लगा हुआ है, वो ऐसा का वैसा ही है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। मेन तो ये कि n आगे आएगा और पावर n माइनस 1। ठीक हो गया। सेकेंड, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी आज की। y इज इक्वल टू साइन एक्स, कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। और हम लोग बाद में कुछ लेक्चर्स के बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन कंप्लीट रिवर्स होता है कि अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स मिलता है तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करके वापस साइन एक्स मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर तीसरा और सेकेंड ये दोनों ना मिलते जुलते हैं। अगर हमारे पास, ये ध्यान से समझ लेना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स है। देखो हर बार अब मैं तुमको ये तो नहीं बोलूंगा ना साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कर दो, मैं बोल सकता हूं साइन 2x की कर दो, साइन 3x की कर दो। साइन 2x का मतलब है साइन ऑफ 2x, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम साइन स्क्वायर एक्स। ये सबको समझ में आता है? ये दो अलग बातें हैं। ये क्या है, ये बेसिकली होता है साइन एक्स का स्क्वायर, ये है साइन ऑफ 2x, डबल एंगल का साइन, ठीक है। एनीवेज, तो अगर मैं तुमको बोलता हूं कि साइन 2x कर दो, साइन 3x कर दो, साइन 4x कर दो, उसका क्या तरीका है, उसको डिफरेंशिएट ऐसे होगा, dy बाई dx साइन ax को पहले नॉर्मल तरीके से साइन x का cos x, साइन ax का नॉर्मल कर दो, दैट इज cos ax। नॉर्मली कर दिया, और जो भी हमारा x का कोफिशिएंट है a, उसको सामने आ गया a cos ax। बस समझ में आ गया कि साइन ax का करके नॉर्मली पहले cos ax, और फिर जो a है वो आगे भी लगा दिया। या इसको ऐसा रीड किया करो कि साइन ax की डिफरेंशिएशन कर दी पहले, दैट इज cos ax, फिर जो अंदर बचा ना ax की फिर से डिफरेंशिएशन कर दी, और वो क्या बन जाएगा a। तुमको मैं पूछूं 4x की डिफरेंशिएशन 4, 10x की 10, 8x की 8, वैसे ax की वापस a करके वो प्रोडक्ट में साथ में लगा दिया। या सिंपल ऐसा बोल लो कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो सामने लग गया। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया। तो इसको मैं ना एक ग्रुप में डाल देता हूं कि भाई ये तो सिमिलर ही थी। फिर अगले पे आ जाते हैं। फोर्थ, y इज इक्वल टू cos x, क्या लगता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का cos x होता है, cos x का माइनस साइन एक्स होता है। एंड बाय द सेम लॉजिक y इज इक्वल टू cos ax का क्या हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से, माइनस a साइन ax। सबको लॉजिक समझ में आ गया? बस वो a बाहर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास। भाई ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एक ना मैथ्स में एक चीज होती है ई, जो एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है
2.718 और ये खत्म नहीं होती, मतलब चलती जाती है। मैं तुमको बस इतना सा लिखवा देता हूं, 2.718 इसकी वैल्यू होती है। E इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हम बाद में चल के देखेंगे, अभी के लिए बस एक कांस्टेंट है, ठीक है जी। 2.718। अगर मुझे e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन चाहिए, याद रखना बहुत आसान है, e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। नहीं ऐसा नहीं है कि e टू द पावर x कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो जीरो होती है ना, कांस्टेंट नहीं, e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e टू द पावर, ओके। तो मतलब इसकी e टू द पावर x की डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होती है और e टू द पावर x की इंटीग्रेशन वापस भी होती है, तो वो चेंज ही नहीं होता। सबसे बढ़िया है फंक्शन कि उसकी डिफरेंशिएशन सेम होती है। एंड लॉजिक से बता दो मुझे जल्दी से, अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू e टू द पावर ax, क्या होना चाहिए इसका? तो सिंपली a इंटू e टू द पावर ax, कि पहले सेम का सेम और a हमने सामने आगे लगा दिया, तो ये एक ग्रुप बन गया अपना। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब मैथ्स में एक और फंक्शन होता है लॉग। सुना है किसी ने लॉग? सुना तो होगा बट पता नहीं है क्या होता है ना। क्या होता है लॉग, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, नहीं पता, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को लॉग, पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर जाके लॉग पढ़ाऊंगा। अभी के लिए लॉग एक फंक्शन है, लॉग है जैसे साइन होता है वैसे लॉग है अभी के लिए, ठीक है। यू डोंट हैव टू नो व्हाट लॉग इज राइट नाउ, है काफी कुछ आता है इसके अंदर, तो एक अलग क्लास लगाऊंगा, एक और मैथ्स क्लास लगेगी जिसमें हम लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए log x है, जिसकी डिफरेंशिएशन बस याद कर लो, dy बाई डी एक्स कितनी होती है? कहां से रट के आ गए हो? अच्छा ठीक है, तुम्हारे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ओके फाइन। 9th, नाउ y इज इक्वल टू log ऑफ ax। अब खुद बता दो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 मिनट के लिए सोच के बताना, जल्दी मत बोलो, सोचो क्या आएगी? 1 बाई एक्स। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि पहले तो इसको नॉर्मली कर दो, क्या बनेगा? 1 बाय ax कर दोगे, और फिर ax की a भी तो साथ में लगाना है, तो a भी लगाएंगे बाहर, तो वापस क्या रह जाएगा? 1। तो चाहे log x हो चाहे log ax हो, दोनों की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 बाई एक्स। a से आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और जब मैं log तुमको समझाऊंगा ना, log की प्रॉपर्टीज कराऊंगा, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं a ने कुछ किया यहां पे, ठीक है। अभी नहीं बता पाऊंगा, पर समझ आया? ठीक है, बस यही होता है। मतलब होते तो बहुत सारे हैं, अभी के लिए इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। हाँ, आखिरी एक लिख लेते हैं ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए, वो हमने कर तो चुके ही हैं, कि अगर हमारा y एक कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी उसकी? 0। बताइए, अब है तो बहुत सारे, अभी तो तुमको सिर्फ sin x बताया, cos x बताया, secant x का, tan x का, cosecant x सबके बाकी हैं अभी, ठीक है। पर अभी के लिए इतने से ही काम चलाते हैं, इतने के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें मैं यही फंक्शंस यूज करूंगा अभी के लिए। होते तो बहुत सारे हैं अभी, ठीक है। नहीं, जितने मैं कराऊंगा बस उतने करना है, ठीक है। तो कल कोई नया वाला निकाल के मत लाना सर, इसकी तो आपने बताई नहीं, टाइम आने पे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये याद हो जाएंगे फिर से। इसका तो याद ही है, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स, साथ में ए लगा दो, कॉस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स, साथ में ए लगा दो, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ए लगा होगा तो ए आगे भी लगा देना, बाकी ऐसा लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग ए एक्स का 1 बाई एक्स, और कांस्टेंट का पता ही है 0। ये तो ऐसे अभी खुद ही याद हो जाने चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैं तुमको कुछ रूल्स बता रहा हूं वो भी, ठीक है, और फिर वो रूल्स के इमीडिएटली बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। पहला रूल, हेडिंग में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो पहला रूल है एकदम बकवास रूल है, मतलब तुम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हो। मतलब जैसे सपोज अभी हम कर रहे थे, मैंने तुमको पूछा ये कोई भी और ले लो, ये मैंने तुमको कहा कि मुझे यहां से इसको डिफरेंशिएट करके बताओ,
तुमने कैसे डिफरेंशिएट किया इसको? टी स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट किया, 4t को अलग डिफरेंशिएट किया, 10 को अलग डिफरेंशिएट किया, बीच में जो साइन थे वही पड़े रहने दिया ना, ऐसे क्या ना, टी स्क्वायर 2t माइनस 4 प्लस 0, खत्म। तो यही पहला रूल बोल रहा है हमारा कि अगर तुम्हारे पास कुछ चीजों का सम है और तुम्हें उसको डिफरेंशिएट करना है, सबको अलग अलग कर दो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हारे पास y इज इक्वल टू सम u प्लस v है, u इज अगेन, u एक अपना फंक्शन है, लेट्स से t स्क्वायर है, v लेट्स से माइनस 4t है, उस तरह से। तो अगर तुमको यहां पे dy बाई dx करना है तो सिंपली बोल दो जी u को अपना कर दो du बाई dx, और बीच में प्लस है तो प्लस पड़ा रहने दो, और dv बाई dx, और अगर बीच में माइनस है तो माइनस पड़ा रहने दो। प्लस माइनस लिख देते हैं कि प्लस है तो प्लस माइनस, ऑब्वियस है, मतलब इससे आसान क्या हो सकता है, मतलब क्यों ही लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे मुझे नहीं पता, बट ये रूल होता है हमारा, ठीक है, कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx, एज सिंपल एज। ये प्लस माइनस क्यों लिखा है कि प्लस है तो यहां पे भी प्लस, माइनस है तो यहां पे भी माइनस। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ढंग का रूल पढ़ लेते हैं, इसकी तो छोड़ो इसको। तो सेकेंड रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ये समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हेडिंग बना लो इसको, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, y इज इक्वल टू यू वी, कि u एक टाइम x का या टाइम का है, जिसका भी फंक्शन है, v भी ऐसे ही एक x का फंक्शन है सपोज, तो अगर तुमको दोनों के प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन चाहिए तो उसका तरीका ये है, dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू dv बाई dx, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू, ये तरीका है, फर्स्ट इंटू सेकेंड की डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट की डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके प्रूफ कर देता हूं। एग्जांपल, मैं तुमको कहता हूं कि तुम्हें ना इसको डिफरेंशिएट करना है, 3x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब। आई नो तुम क्या बोलोगे सर, इस पे क्या जरूरत है प्रोडक्ट रूल लगाने की, सीधा सीधा कर दो ना, कि देखो जी सर y इज इक्वल टू प्रोडक्ट पहले ही कर लो, इसका क्या बन गया 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, और dy बाई dx कितना आ गया, कितना आ गया 30x टू द पावर 4। तुम सही कह रहे हो, जरूरत नहीं है प्रोडक्ट रूल लगाने की, पर मुझे तुमको वेरीफाई करके दिखाना है ताकि मान जाओ तुम लोग कि हाँ सही कर रहे हो सर, सही पढ़ा रहे हो, सही पढ़ा रहा हूं इसलिए करवा रहा हूं, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं कर पाओगे। अब मैं तुमको फंक्शन दे देता एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, कि अब भी ऐसा कुछ कर लेते, फिर तो लगाना ही पड़ेगा, फिर तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं तुमको ये इसलिए लगा के दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारी मन की तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई सर ठीक है, अब करके देखना। इसको मान लो फर्स्ट पार्ट, इसको मान लो सेकंड पार्ट, तो dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट कितना है 3x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड की डिफरेंशिएशन कितनी है, सही है, प्लस सेकंड पार्ट दैट इज 2x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट की कितनी है 6x। ये समझ में आ रहा है? करो जल्दी सॉल्व, 3 इंटू 18x टू द पावर 4 प्लस 12x टू द पावर 4, कितना बन गया 30x टू द पावर 4, आ गया कि नहीं बराबर? सही है, मतलब ये प्रोडक्ट रूल इज कंप्लीटली एप्लीकेबल, ठीक है। यहां जरूरत नहीं थी, वो तो जस्ट मैंने वेरीफाई करने के लिए दिखाया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं जहां पे प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से लग जाओ काम पे, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करनी है तुमने, कर लो कॉपी कर लो। हो गया कॉपी? अब जल्दी से सारे सॉल्व करो। फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इसका dy बाई dx निकालो, ठीक है। सेकेंड,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। थर्ड, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। फोर्थ, y इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स। फिफ्थ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x log x। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x। जल्दी से डिफरेंशिएट करो सबको। अब तो करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। पहले वाला मैं करके भी दिखा देता हूं। देखो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, लेकिन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड तो सेम ही होती है, प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x कितनी होती है? 1। x की डिफ्रेंसिएशन 1। आगे सन से पहले का सिमिलरली बाकी निकालो। अब कोई नहीं, पीछे से हेल्प ले लो, जिसको हेल्प चाहिए ना वो पीछे से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सारे? चलो मैं साथ साथ लिखते जाता हूं, जिसमें भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स दैट इज 2x। तो 2x साइन एक्स बन गया, ठीक है। अगले वाले की मैं डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन लिख रहा हूं, dy बाई dx मत लिख रहा हूं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की कितनी होती है? माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की होती है कॉस एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है ना। इसकी डिफरेंशिएशन log x इंटू साइन एक्स मतलब cos x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1/x। कोई गलती से x को x से काट मत देना, कर तो नहीं रहा ना कोई ऐसा कि एंगल है ये, तो मैं, तुम लोग का भरोसा नहीं है तो मैं ऐसा लिख देता हूं साइन एक्स अपॉन एक्स। अब भी मत काट देना पर तुम लोग x को x से, ठीक है। तो इज इक्वल टू e टू द पावर x log x की हो जाएगी 1/x प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट e टू द पावर x से। लास्ट वाला e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x प्लस cos x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट इज e टू द पावर x। ठीक हो गया? सारे सही हैं? राइट। अच्छा, फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी को, अगर मान लो ये वाले को करना है, इसको ऐसा लिख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें ध्यान से सुनते हो क्लास में, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो। ये क्या बन गया? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कर सकते हो ना। और एक्स है यहाँ पे, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? टोटल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ में आता है कि अगर cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डाल दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये किसके बराबर बताया था मैंने क्लास में? नहीं याद होगा, पक्का नहीं याद होगा। cos 2x याद है? नहीं याद? क्या फायदा फिर? बताया था ना, cos 2x को तुम दो तरीके में लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हो और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो।
भाई बताया था, कॉपी पीछे करके देख लो। हाँ मतलब मैंने थीटा बाय 2 से बताया होगा, इट्स द सेम थिंग ना। मतलब अगर मैं तुमको, सुनो सुनो तब, लेकिन मैंने ये बात भी बोली थी साथ में। हाँ देखो, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1, चाहे मैं ऐसा बोल लूं इस चीज को, चाहे इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कोई फर्क नहीं है ना। क्या आधा करना है तुमने बस उस एंगल को, तो चाहे 2 थीटा का थीटा लिखो, चाहे थीटा का थीटा बाय 2 लिखो, चाहे 10 थीटा का 5 थीटा लिखो, तुम्हें तो आधा करना है उस एंगल को। सही हो गया, क्लियर है? तो इसको तुम ये भी डाल सकते होते हो, और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 भी डाल सकते हो, तो ये cos 2x है। ठीक है, क्या मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई है तुमको ट्रिग्नोमेट्री की? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा का, इसका जिक्र आया अभी तक? इसको भी नोट करके रखना अपने पास। sin 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। तो ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्री जो थोड़ा 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 डालते जा रहा हूं ना, तो एक काम क्या करो, इनको टॉप पे कहीं पे भी लिख लिया करो, ताकि तुम एट द एंड एक लिस्ट अपनी बना सको फॉर्मूलाज की। वन गो में नहीं बताऊंगा, चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी। sin 2 थीटा इज इक्वल टू, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, तुम इसी क्वेश्चन को अगर तुम cos 2x डिफरेंशिएट बनाना चाहते थे, तुम इस रास्ते से भी जा सकते थे, इस रास्ते से भी जा सकते थे। सोच के देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे कि जो मेरे पास sin x cos x है, कैन आई से दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू sin 2x अपॉन 2? क्या मैं इस चीज को ऐसा बोल सकता हूं? है ना, क्योंकि sin 2x का मैंने क्या फॉर्मूला बताया अभी तुमको, 2 sin x cos x, 2 से 2 कटेगा तो क्या बन जाएगा, sin, ऊपर नीचे इंटू 2 अपॉन 2 कर दिया, तो इसको डाल दिया sin 2x, तो sin 2x अपॉन 2, राइट? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बोल रहा हूं sin x cos x है, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, और ये क्या बन गया यार? पता ही नहीं क्या क्या घूम कहां रहे हो। कभी लगता है कि बस खत्म करा के ना मुझे अगले टॉपिक में बढ़ जाना चाहिए, फालतू ही मैं पंगा ले लेता हूँ कई बार। ठीक है, पर चलो, तो देखो sin x cos x की डिफरेंशिएशन मैंने बोला पहले प्रोडक्ट रूल से करवा के मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने बोला एक ऑल्टरनेट तरीका भी ऐसा कर सकते थे कि तुम sin x cos x को पहले इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे, sin 2x by 2, ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई किया, इतने इतने को यूज करके sin 2x, और नीचे क्या है 2। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे सिंपली, अभी अभी हमने sin ax की डिफरेंशिएशन समझी ना, sin ax का क्या बनता है, a इंटू cos ax, cos ax मतलब cos 2x, और साथ में क्या लग जाएगा 2, और नीचे एक 2 पहले से ही है, तो cos 2x ऐसे भी बना सकते थे। मतलब एक ऑल्टरनेट तरीका भी कर सकते थे, ऐसे भी cos 2x आ जाएगा, वैसे भी cos 2x आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे, या तुम प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत ही नहीं, तुम उसको फॉर्मूला लगा के उसको पहले एक सिंगल sin 2x की फॉर्म में ले आओ, ऐसा भी कर सकते थे। अगेन करने को तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ऐसे ही डिस्कस कर लिया, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा रूल और आखिरी रूल, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, जैसे प्रोडक्ट रूल वैसे कोशेंट रूल, डिवीजन। चलो भाई, थर्ड इज कोशेंट रूल। y इज इक्वल टू u बाई v के फॉर्म का हो जाए, जब दो चीजें डिवीजन में हो तब उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। आइडियली अगर मैं ये तीसरा रूल तुमको ना बताऊं तो फिर भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है? वो कैसे काम चलेगा, प्रोडक्ट रूल यूज करके। अगर मैं तुमको सपोज तुमको बोलता हूं कि यार तुम्हें ना 5 को 3 से डिवाइड करना है, तुम ये बोल सकते हो कि सर रेदर देन सेइंग कि आई एम डिवाइडिंग 5 by 3,
आई एम मल्टीप्लाइंग 5 बाय, तो रैदर देन सेइंग कि मैं यहां पे u को v से डिवाइड कर रहा हूं, आई कैन से मैं u और 1 बाय v का प्रोडक्ट कर रहा हूं और उन पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, सेम चीज मिलेगी, कोई फर्क नहीं आएगा, एकदम डिट्टो सेम चीज वही दोबारा मिल जाएगी। प्रूफ भी करके दिखा दूंगा अगर चाहिए हुआ, बट सेम चीज आ जाएगी। बट फिर भी क्वोशंट रूल को अलग से पढ़ लेना चाहिए, जब डिवीजन में हूं तो क्वोशंट रूल ही लगाओ, बेटर रहता है। ठीक है, आंसर सेम आना है ऑल दो। तो dy बाई डी एक्स, तो क्वोशंट रूल कहता है, अब इसको समझो क्या है इसका तरीका, कि जो डिनोमिनेटर है उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, पहले डिनोमिनेटर लगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे आया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर आएगा पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन से, माइनस न्यूमरेटर की को करना है डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। टंग ट्विस्टर सा हो गया थोड़ा मेरे लिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल से पहले तुम्हारी तसल्ली कराना जरूरी है ना? तो u into 1 by v, हाँ, मैंने बताया तो कि कर सकते हो, यूं वो बेटर है ना। नहीं है ना बेटर, तभी तो कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि तुम्हें, ओ यार है नहीं तेरा माहौल सिस्टम क्लास बैठा ना, मैंने लगता तेरा बंदा बंदे हमको पढ़ नहीं सकता तू, मैं इधर देखदा हूं बोलने लगे ना, y इज इक्वल टू मान लो 5x क्यूब डिवाइडेड बाय लेट से x स्क्वायर। ठीक है, मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तुम बोलोगे सर फिर वही बातें, सीधे ऐसा बोलो ना सर, y इज इक्वल टू 5x की डिफरेंशिएशन चाहिए, और वो डिफरेंशिएशन कितनी आती है 5, लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूं कि क्वोशंट रूल लगाऊंगा तो 5 आएगी। ठीक है, देखते हैं। तो आई एम सिंपली सेइंग कि ये मेरे पास u है, ये मेरे पास v है, तो सिंपली हमने भाई रूल सीखा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करके क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 4, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन वो कितनी आएगी 15x स्क्वायर, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 2x, क्या बना देखना, 15x टू द पावर 4 माइनस 10x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4, कितना आ गया, आ गया, हो गया। ठीक है, अब अगेन तुमको दो तीन एग्जांपल्स, दो तीन क्वेश्चन देता हूं, प्रैक्टिस करो। अब ऑब्वियसली ऐसा काम नहीं होगा, ढंग के वैल्यूज होंगी, नहीं इसको नोट हो गया। चलो भाई, फर्स्ट सॉल्व करो, log x बाय x, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, सेकेंड sin x अपॉन e टू द पावर x, थर्ड log x अपॉन cos x, बस ये तीन कर दो। वो repeat होते हैं, हम्म, first और third। फर्स्ट और थर्ड, अच्छा log x बाय cos x कर लो फिर उसको, थर्ड को।
क्या पहला समझ में आ गया सबको? ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स कितनी होती है 1/x है ना, वो तो 1 ही बन जाएगा, पर log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट इज 1, तो आंसर आएगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x है ना, स्क्वायर बेसिकली टू x का, तो e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x दैट इज cos x माइनस sin x इंटू e टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन दैट इज सेम, राइट? तो लिखना लिख दो, e टू द पावर x कॉमन लेके sin x माइनस cos x माइनस sin x एंड सो ऑन। dy बाई dx इज इक्वल टू, अगेन नीचे आएगा cos स्क्वायर x, cos x इंटू 1/x दैट इज log x की डिफ्रेंसिएशन माइनस log x इंटू cos x की डिफ्रेंसिएशन विच इज माइनस साइन। तो आई होप समझ में आ गया, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट दीज फंक्शंस, एंड कल की क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मोशन प्रॉपरली, ठीक है? सब कुछ हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि वही एक्सेलरेशन, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन वही पुरानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही वो 3 इक्वेशंस होती हैं तुम्हारी, है ना? फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, वही सारा पूरा रिपीट कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो।